नहीं मेरे बच्चों, कल आपका टेस्ट होगा सब्जेक्टिव और नॉलेज बेस्ड। आप में से कितने बच्चे हैं जो डीएसआर भी पढ़ रहे हैं? परसों टेस्ट होगा आपका, क्योंकि कल डीएसआर का टेस्ट भी है यहाँ। तो परसों टेस्ट होगा अच्छा। ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस किया था। जब टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है। फिर ये भी हमने डिस्कस किया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी तो हम मजबूरी में बनाते हैं, ये मोस्टली पार्टनरशिप स्टाइल कंपनीज होती हैं और ये ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती मजबूरी में। और लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की आम है, ये बनती है ज़्यादा यही। और फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ये भी दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल याद करें, हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी किस लिहाज से लिमिटेड होगी, जितने वो शेयर्स खरीदेंगे उसकी अमाउंट तक लिमिटेड होगी। अगर तो सारी पे कर दी है, फर्दर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर अभी कुछ अमाउंट पे करने वाली रहती है, ऐसे शेयर्स को क्या कहा करते थे, पार्शली पेड शेयर, तो फिर डेफिनेटली जब तक वो सारी अमाउंट पे नहीं कर देंगे उस वक्त तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था गारंटी लिमिटेड कंपनी को। याद करें, गारंटी लिमिटेड कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हुआ करते थे उनकी लायबिलिटी कैसे लिमिटेड हुआ करती थी, किस हद तक, जितनी को वो मेंबर बनते वक्त गारंटी दिया करते थे। और ये जो गारंटी की अमाउंट है ये कब लाके उन्होंने जमा करवानी है, वाइंडिंग अप। और दूसरा, एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना है ताकि लायबिलिटीज को पे कर सकें। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था ये गारंटी लिमिटेड कंपनी हमेशा कौन सी हुआ करेगी, पब्लिक या प्राइवेट। ये हमेशा पब्लिक कंपनी होती है, ये कभी प्राइवेट नहीं होती। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी भी मजीद हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो जो प्योर सिर्फ गारंटी देनी है आपने, लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल में आपने शेयर्स भी खरीदे होंगे और गारंटी भी दी होगी। शेयर्स की अमाउंट तो फॉरन पे कर दी होगी, गारंटी की अमाउंट डेफिनेटली आप कब ला के देंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर हमने डिस्कस किया था ये जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है ये मजीद दो तरह की हो सकती है, ये पब्लिक भी हो सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है। और पब्लिक कंपनी की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो। तो फिर एक्चुअली हमें प्राइवेट कंपनी को देखना पड़ा था। प्राइवेट कंपनी भी हमने डिस्कस किया था कि मजीद दो तरह की होती है, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। और जो सिंगल मेंबर वो तो जाहिर बात है कि एक ही मेंबर जिसमें हो, लेकिन अदर देन सिंगल मेंबर हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसी कंपनी जिसमें तीन तरह की पाबंदियां होती हैं। ये तीन तरह की पाबंदियां सिंगल मेंबर में नहीं होती, याद रखिएगा, वो तो रूल्स ही रहता है, उसमें तो एक ही मेंबर होता है। वहां पे कोई मैक्सिमम 50 वाली बात है ही नहीं वहां पे, ना ही वहां पे शेयर ट्रांसफर वाली उस तरह का मामला है। तो एक ही बंदा, उसने शेयर किसको ट्रांसफर करने हैं या जो भी मामला, खैर होते होंगे वहां पे भी, जब मर मुर जाएगा वो देखेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। लो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी, इसमें तीन तरह की कंडीशंस होती हैं, या रिस्ट्रिक्शंस कह लो या लिमिटेशन कह लो, प्रोहिबिशन कह लो। एक तो रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन क्या थी बोला, कि शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ये तीनों अल्फाजों को थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। प्राइवेट कंपनी में एक तो शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन किस चीज की थी बोला, मेंबर्स की तादाद के ऊपर लिमिटेशन थी। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं हमारा, 50। लेकिन मेंबर काउंट करते वक्त दो तरह के लोगों का ख्याल रखना था आपने, एम्प्लॉयज काउंट नहीं करने और जो ज्वाइंट शेयर होल्डर हो उनको सिंगल काउंट करना है। उसके बाद मेरे एक प्रोहिबिशन भी थी इसके अंदर, अगर आपको याद है, कि ये कभी भी पब्लिक में जाके लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते कि आए हमारे शेयर्स खरीदें। तो ये कैसे लोगों को इनवाइट करते होंगे या कहते होंगे कि आए हमारे शेयर्स खरीदें, ये प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। लोगों के पास लोगों का लफ्ज है ही नहीं यहाँ पे, ये बंदों के पास जाते हैं, कुछ खास लोगों के फिर वही लफ्ज बोलो, हाँ बात होगी वैसे ही। बेटा फिर हमने डिस्कस किया था ये जो पब्लिक कंपनी, ये मजीद दो तरह की हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी। लिस्टेड कौन सी होगी बोला, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, ऐसे ही मेरे, और अनलिस्टेड सादा अल्फाज में जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकते। याद करें हमने डिस्कस किया था फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की निशानी सबसे बड़ी क्या है कि वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, लेकिन दूसरी निशानी ये भी है कि वो पाकिस्तान में या तो कोई कारोबार कर रही होगी या उसका कोई लाइसेंस ऑफिस होगा। और फिर कारोबार आपको पता है कि फिजिकली भी हो सकता है, किसी एजेंट के जरिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, तीन तरीके कार, यानी कि फिजिकली खुद आ जाए वो कंपनी, या अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर दे, या वहीं पे अपने मुल्क में बैठ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कारोबार कर ले, या किसी और तरीके से भी अगर कारोबार कर रही हो पाकिस्तान के अंदर, तो बाहर इनकॉर्पोरेट होके पाकिस्तान में किसी भी तरीके से कारोबार करने वाली कंपनी क्या कहलाती है, ये फॉरेन कंपनी है। उसके बाद फिर जो छोटी छोटी बातें हमने ये सारी डिस्कस कर ली थी, मेरा ख्याल है ये आपने पढ़ भी लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पब्लिक सेक्टर कंपनी पे जाते हैं। याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही पब्लिक सेक्टर हो सकती है, ये डिस्कस किया था कल हमने।
क्या डिस्कस किया था सर? प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है और पब्लिक भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है। अजीम कर लो कि मेरे बच्चे एक कंपनी है सीएफई लिमिटेड, ये स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, इसके 30% शेयर्स सबकी मां के पास है, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के पास। मुझे बताओ क्या ये पब्लिक सेक्टर है कि नहीं? वो भाई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लोड़ा गवर्नमेंट के पास जो इसके शेयर्स हैं वो हैं 50%। अब बताओ, ठीक हो गया। चलें, ये जो पब्लिक कंपनी है सीएफई लिमिटेड, इसके हैं 1 लाख शेयर, 1 लाख में से 90,000 हैं ऑर्डिनरी और 10,000 हैं प्रेफरेंस। पंजाब गवर्नमेंट के पास 10 के 10 और 40, चलो ऐसा कर लेते हैं 44। अभी भी नहीं? क्यों? देखो ये तो 54 हो गया। अच्छा, वोटिंग राइट वाले से चलें चलें, ठीक हो गया। नहीं बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक सेक्टर कंपनी कोई प्राइवेट भी हो सकती है। और ये बेशर्मा और ऑनलाइन वाले बच्चे कोई बैठा हुआ लाइनें लगा रहा है, सही सबकी माँ उठा के ले जाएगी तो ले बेटा। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कोई प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। निशानी क्या है पब्लिक सेक्टर कंपनी की? 4 निशानियां, 3 तो मेन है, चौथी एक अलग से है। एक, सबसे पहले ये कंपनी किसकी मलकियत में हो? हाँ, ऑन या कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, यानी कि ये पूरी की पूरी मलकियत की बात कर रहे हैं। ये है ही जैसे नेशनल बैंक है या इस तरह के बैंक, स्टेट बैंक इस तरह की जो पूरी की पूरी मलकियत ही, या पीएसओ या इस तरह के जो होते हैं, खैर ऑन आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। दूसरी निशानी क्या थी बोला? चाहे वो, देखो अल्फाजों में गौर रखना आप लोगों ने, या तो लफज बोल दो मोर देन 50%, फिर भी सही है। ये ना कहना कि उसी लफज को आप पूरे का पूरा रटते रहो और वहां पे पेपर में किसी और तरीके से पूछ लें और फिर वहां पे राणा ढूंढ रहे हो, राणा दसेगा उन्हें थे कि ये राणा उससे को नहीं होना। तो मेरे से ध्यान रखना है, 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। कौन से बोले बोला? वोटिंग राइट हो। चाहे इसको लफ्ज बोलो नॉट लेस देन 51%, ऐसे ही ना, चाहे इसको बोल दो मोर देन 50%, क्योंकि दोनों सूरतों में आप 51% पे जाएंगे। अगर मोर देन 50% बोल देंगे, 50% से ज्यादा 51% ही है, और नॉट लेस देन 51%, फिर तो पक्की बात है 51% से तो नीचे हो ही नहीं सकता। क्या रखोगे इसको? तो हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे मोर देन 50% या नॉट लेस देन 51% शेयर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो। तो फिर भी, और गवर्नमेंट देखो यहाँ पे इस तरह की वो डिटेल में नहीं गया हुआ, गवर्नमेंट प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, गवर्नमेंट याद रखना, जब भी लफ्ज गवर्नमेंट बोलेगा उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आएगी और फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी। याद रखोगे इस बात को? ले बेटा, तीसरा तरीकाकार क्या था इसके? मेजोरिटी। अच्छा, यहां पे लफ्ज ध्यान रखिएगा, यहां पे मोर देन 50-50 करने की बात नहीं आप, क्योंकि वहां पे अपना ज्ञान देने का बड़ा हमें शौक होता है ना कि अपने अल्फाज, सर ने बोला था अपने अल्फाजों में लिखो, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा कुछ जगहों पे वही अल्फाज बोलने की कोशिश कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पे लिखे हुए। तो जब यहाँ पे मोर देन 50% डायरेक्टर्स की बात नहीं हुई, मेजोरिटी डायरेक्टर की बात हुई, तो फिर मेजोरिटी ही रखिएगा वहां। क्या रखोगे इसको? अगर मेजोरिटी डायरेक्टर किसके हों? गवर्नमेंट के हो, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि कंपनी जब बन जाती है, कंपनी की सारी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, देखो या तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो भी है, या ऑन आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। कंट्रोल लफ्ज ये है कि जिसके तहत कंपनी चलाई जा रही हो या जिसकी मंशा पे कंपनी चलाई जा रही हो। अगर अज्यूम कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जब बन जाती है तो वो चली जाती है डायरेक्टर्स के पास चलाने के लिहाज से, तो मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास चला जाता है? डायरेक्टर। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, पक्की बात है उसका कंपनी पर भी कंट्रोल है। इसलिए हम, और डायरेक्टर के हमने कल डिस्कस किया था, वैसे जाके चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग में बैठ के फैसले करते हैं कंपनी के बारे में सारे, तो वो जो फैसले वो कैसे होते हैं? बाय मेजोरिटी। यानी कि वहां पे कोई खास मेजोरिटी नहीं होती 3/4 या फलाना, वो कुछ जगहों पे होती भी है, लेकिन मेरे बच्चे वहां पे मेजोरिटी जो फैसले होते हैं वो कैसे होते हैं? बाय मेजोरिटी। क्या रखोगे इस बात? तो ये 3 चीजें मेरे बच्चे हमने मेन डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कोई चौथी, ये भी बात बतानी है पेपर के अंदर आप, ताकि कोई नंबर ना कटे और आप 1 लाख रुपए के हकदार ठहरें। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एसोसिएशन, सर ये तो मजाक किया आपने, सर अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो और उसको एससीसीपी से लाइसेंस मिला हो, ये भी मेरे बच्चे क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कहलाएगी। याद रखनी ये बात। एक एक्सेप्शन थी, प्रोवाइडर, कहीं पे लफ्ज प्रोवाइडर लिखा हो या एक्सेप्शन लिखी हो,
यहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो कंपनीज को रेगुलेट करने वाला इदारा कौन सा है, एससीसीपी। एससीसीपी क्या करता है, कुछ मामलात में सिक्योरिटीज एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर या किसी और एंटिटी या किसी कॉर्पोरेशन के ऊपर अक्सर क्या करता है, जो कवानीन है उनकी पासदारी के लिए डायरेक्टर को नॉमिनेट कर रहा होता है, डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा होता है। वो कहता है कि एससीसीपी क्योंकि ये रेगुलेटरी इदारा है, ये अक्सर अगर किसी इदारे में डायरेक्टर ना हो या कम पड़ जाए तो हंगामी तौर पे उस मामला को चलाने के लिए अक्सर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, और ये है गवर्नमेंट का इदारा। तो गवर्नमेंट का इदारा होने की वजह से ये नहीं होगा कि अगर एससीसीपी किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर दे, चाहे स्टॉक एक्सचेंज या किसी एंटिटी या ऑपरेशन लिखो, आर एनी अदर एंटिटी आर ऑपरेशन, ये कॉर्पोरेशन होना चाहिए मुझे, नहीं नहीं ऑपरेशन ही है, ये ऑफ लिखा हुआ, या किसी और कानून के तहत, यानी कि कानूनी मामला को देखते हुए कॉर्पोरेशन ना कीजिएगा, उसको ऑपरेशन ही लिखेगा, ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ, या किसी और कानून के तहत अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी एंटिटी के डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं एससीसीपी, तो मेरे से ये डायरेक्टर नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कंसिडर नहीं होंगे, तो वो कंपनी आम जो भी होगी, प्राइवेट होगी तो प्राइवेट ही रहेगी, पब्लिक होगी तो पब्लिक ही रहेगी, याद रखोगे। उसके साथ वर्ड सेक्टर नहीं आएगा। नहीं बेटा, ये जरा थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन थी, होता ना कि आई कैप की किताब बड़ी मुश्किल है, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ इतनी की मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल समझ लो यही था। बेटा आई कैप का दी मोस्ट फेवरेट टॉपिक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अभी तक कुछ जो कुछ आपने पढ़ा ऐसा कुछ नहीं जो टेस्ट ना हुआ, तो इसलिए मेरे बच्चे बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ा करो। ये कभी कोई 10 तो चैप्टर रह गया इसके अंदर, और आपको पता 50 नंबर का एरिया पूछना उसने। वो लहरा बात है कि अब उतने एरियाज टेस्ट नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। बेटा होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी क्या होती है, अजीम कर लो मेरे बच्चे, एक घर है, उस घर के ऊपर जो होल्ड होता है, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, उस घर के ऊपर जो होल्ड है वो किसका होता है, वालिदैन का, और उसमें भी मोस्टली बाप, इसका घर पे होल्ड होता है। और उस घर के चाहे और मजीद छोटे छोटे घर बन जाए, औलाद पैदा हुई, औलाद ने अपने घर बना लिए, लेकिन मेरे बच्चे इन घरों के ऊपर भी होल्ड किसका है, बाप का। वैसे समझा रहा हूं आप, यानी कि जिसके कहने पे चलता हो, होल्ड का मतलब क्या है, जिसका कोई कहना मानता हो या जिसके हुक्म पर कोई चीज चल रही हो, उसको कहते हैं इस बंदे का होल्ड है। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे कंपनीज के अंदर भी एक होल्डिंग कंपनी हुआ करेगी, एक सब्सिडरी कंपनी हुआ करेगी। लेकिन मेरे बच्चे कानून बड़ा सादा सा है। कानून कहता है कि किसी भी कंपनी को हम होल्डिंग तब कहा करेंगे अगर उसकी कोई सब्सिडरी हुआ करेगी। अगर किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी ही नहीं है, उसको आपने कभी भी उसके लिए लफ्ज होल्डिंग नहीं बोलना। ये तो ऐसे है कि जैसे किसी को हम कह देंगे ये फलाना ये किसी का वालिद है और उसकी औलाद ही ना हो, तो वालिद कहना तो मुनासिब नहीं। हाँ वो बंदा है, इंसान है, लेकिन उसको बाप का दर्जा देना, बाप तो तभी बनेगा जब उसकी औलाद हो। तो याद रखना, जब हम किसी कंपनी को होल्डिंग कहेंगे, समझ लो हम कह रहे हैं कि ये कंपनी किसी की बाप है, लेकिन बाप के लिए उसकी औलाद का होना जरूरी है। समझा रहा हूं ऐसे आप, क्योंकि अक्सर वो लफ्ज बोलेगा सीएफई एक होल्डिंग कंपनी है। जब ये लफ्ज बोलते तो आपके दिमाग में फौरन से आ जाना चाहिए कि इसकी लाजमी तौर पे कोई ना कोई सब्सिडरी भी होगी, क्योंकि बगैर सब्सिडरी के कोई कंपनी होल्डिंग नहीं होती। और दोनों दोनों इसी तरह, होल्डिंग के बगैर कभी कोई कंपनी सब्सिडरी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। अगर वो लिख दे कि सीएफई एक सब्सिडरी कंपनी है, तो आपके दिमाग में फौरन से आ जाना चाहिए कि पक्की बात है इसकी कोई ना कोई होल्डिंग भी हुई। याद रखोगे। और ये अकाउंटिंग बाकी मामला में, क्योंकि आगे जाके आपने एफएआर 2 वगैरह पढ़ना है। अब एफएआर 2 तो नहीं रहा, वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गया, लेकिन आपने पढ़ना तो है ना, वहां पे कंसोलिडेशन वगैरह ये सारा कुछ है, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। खैर, और ये ना हो कि कोई बंदा पूछे कि भाई लॉ आपने कहां से पढ़ा था। तो ध्यान से मेरे अच्छे चीजों को रखिएगा कि कानून के अंदर होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट तभी होता है जब उस कंपनी की कोई ना कोई सब्सिडरी हो, और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट तब होता है जब उस कंपनी की कोई ना कोई होल्डिंग होगी। हाँ, अगली बात हम डिस्कस करेंगे कि कोई कंपनी होल्डिंग कैसे हो सकती है, या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कैसे हो सकती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। याद रखोगे इस बात को। अभी तक क्या सीखा आपने होल्डिंग और सब्सिडरी में, कि कोई भी कंपनी होल्डिंग कब होगी, जब उसकी कोई सब्सिडरी होगी। क्या सब्सिडरी के बगैर कोई कंपनी होल्डिंग हो सकती है, कोई जादू टूना कोई इस तरह, देख लो, पक्की बात है उसकी सब्सिडरी होगी तो होल्डिंग होगी। और क्या कोई सब्सिडरी कंपनी बगैर होल्डिंग के हो सकती है, ठीक होगी। ले बेटा, अब अगली बात सीखेंगे कि सर ये होल्डिंग कंपनी बनेगी कैसे। बेटा दो तरीकाकार हैं दुनिया के ऊपर, किसी भी कंपनी को होल्डिंग बनने के लिए दो रस्तों से गुजरना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक रास्ता।
अब वो क्या हो सकता है, या तो ये कंपनी एच है और ये कंपनी एस है। कंपनी एच होल्डिंग किसी कंपनी एस सब्सिडी की होल्डिंग कैसे बन सकती है? या तो कंपनी एच के पास कंपनी एस के मोर देन 50% शेयर्स आने, और कौन से वाले शेयर्स? वोटिंग राइट। ये हमेशा याद रखना आप। अगर कंपनी एस के मोर देन 50% वोटिंग राइट वाले शेयर्स होल्ड करती हो, तो हम बोलेंगे ये होल्डिंग कंपनी है और ये क्या है? उसकी सब्सिडी है। अज्यूम कर लो कि ये कंपनी एच के पास कंपनी एस के 55% शेयर्स हैं। मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या कंपनी एच कंपनी और ये वोटिंग राइट वाले हैं? और एक और चीज दिमाग में रखना, अगर वो कुछ ना बोले, सिर्फ इतना बोले कि कंपनी एच के पास कंपनी एस के मोर देन 50, चले जिस तरह अभी बोला कि कंपनी एच के पास कंपनी एस के 55% शेयर्स हैं, आगे कुछ ना बोले, तो बाय डिफॉल्ट आपने यही दिमाग में रखना है कि ये वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं। याद रखोगे? जब तक वो खुद बकवास ना करे कि भैया इसमें कौन से वोटिंग राइट वाले हैं या वोटिंग राइट वाले नहीं हैं, तो उस वक्त तक बाय डिफॉल्ट आपने कौन सा रखना है? आपने हमेशा यही रखना है कि ये जो 55% शेयर्स हैं या जो भी 60% शेयर्स हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं। याद रखोगे? इसके बारे में पूछोगे सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं, ये जो 55% शेयर थे ये वोटिंग राइट वाले थे या नहीं थे, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मेरे से क्या कंसिडर करना है आपने उसको? आपने हमेशा यही कंसिडर करना है कि ये कौन से वोट शेयर्स हैं? ये वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं। तो बेटा कंपनी एच के पास कंपनी एस के 55% शेयर्स हैं। मुझे बताओ, क्या कंपनी एच कंपनी एस की होल्डिंग कहला सकती है? बिल्कुल कहला सकती है सर, क्योंकि मोर देन 50% शेयर्स हैं ऐसे ही। अच्छा, अगर कंपनी एच के पास कंपनी एस के 50% शेयर्स हो, तो फिर क्या हो सकती है? ध्यान रखना है मेरे बच्चे, पूरा 50% ये सबसे बड़ा पेपर में धोखा देता है, क्योंकि बच्चों को लग रहा होता है 50% तो है, तो इट्स ओके भाई, अभी तो 50-50 हुआ है ना। कल अगर किसी मीटिंग में बैठ कर फैसला होना हो, आधे वोट आपके पास है, आधे तो अभी भी उसके अपोजिट खड़े होंगे। जब 50-50 डिवाइड हो जाएगा तो फैसला कैसे हो सकता है? फैसला करने के लिए, यानी कि इख्तियार के लिए, आपके पास लाजमी तौर पे मोर देन 50% शेयर्स का होना जरूरी है। याद रखोगे? यानी कि अगर मैं ये कह दूं 51% शेयर्स हैं, तो फिर इट्स ओके। याद रखोगे इस बात? लो बेटा, अज्यूम कर लो एक कंपनी एच है, कंपनी एच के पास कंपनी एस के 25% शेयर्स है। मुझे बताओ, क्या कंपनी एच की होल्डिंग हो सकती है? अभी यहां पे तो नहीं है सर, लेकिन अगली बात बोलेंगे तो शायद हो सकती है। और और या कंपनी एच के पास कंपनी एस के मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है। कितने डायरेक्टर? मेजोरिटी मेजोरिटी मोर देन 50 होता है। लेकिन यहां पे अल्फाज क्या रखने हैं आपने? अगर कंपनी एच के पास कंपनी एस के मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ जाए किसी भी तरीके से। एक तरीका तो यह है कि मोर देन 50% शेयर्स हो, तो आप मोर देन 50% डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं, मेजोरिटी डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के पास तो है ही 25% शेयर्स। लेकिन बात का पता क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पीटीसीएल और एतिसलात। अब हुआ क्या कि पीटीसीएल के हालात खराब, इंतहाई खराब, लफ्ज खाली खराब बोलना मुनासिब नहीं है, खाना ही खराब जिसको कहते हैं। और ऐसी कंपनी अपनी सर्वाइवल, जिसके पीछे गवर्नमेंट भी खड़ी हो डेफिनेटली, ऐसी कंपनी ये सोच रही होती है कि मेरी सर्वाइवल हो जाए किसी तरीके से, और कोई अच्छा इदारा आ जाए, मुझे मैनेज करे, कंट्रोल करे और कहीं ना कहीं कुछ कमा ले, पाकिस्तान को भी फायदा हो, उस इदारे को भी फायदा हो। अच्छा, अज्यूम कर लो कि एतिसलात आई, समझाने की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं, अज्यूम कर लो एतिसलात आई, एतिसलात ने इसके 20% शेयर ले लिए पीटीसीएल के, मिडिल ईस्ट की कंपनी। एतिसलात आई, उसने इसके 20% शेयर खरीद लिए। मुझे बताओ, क्या एतिसलात पीटीसीएल की होल्डिंग होगी? नहीं सर, होल्डिंग तो नहीं हो सकती। लेकिन मेरे बच्चे, पीटीसीएल और एतिसलात में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंट्रोल पीटीसीएल का दे दिया गया इत्तलात। कंट्रोल का मतलब क्या है? मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसको दे दी? इत्तलात। तो चाहे शेयर्स उसके पास मोर देन 50% नहीं थे, लेकिन मेरे उसके पास क्या आ गया? उस कंपनी का कंट्रोल आ गया बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के तहत हम क्या कर सकते हैं? इस तरह के इदारे को ये पावर दे देते हैं कि ठीक है, आप हमारी कंपनी के ऊपर मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो शेयर्स के जरिए तो नहीं, लेकिन उसने डायरेक्टर्स के जरिए उस कंपनी का कंट्रोल हासिल कर लिया। याद रखोगे इसको मेरे बच्चे? तो अब दोबारा वापस आओ, कंपनी एच, ये कंपनी एच के टोटल डायरेक्टर में बचे 8, और कंपनी एच के पास 8 में से 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर कंपनी एच को मिल गई बाय कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ, क्या होल्डिंग होगी कि नहीं? नहीं सर, अभी भी नहीं, क्योंकि अभी तो 50-50 हुए हैं सर। अगर 8 में से 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ गई एच के पास, तो फिर हाँ, और ये कैसे आई होगी? बाय कॉन्ट्रैक्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो शेयर नहीं है तो बाय कॉन्ट्रैक्ट में रखे, ये होता है इस तरह का मामला। याद रखोगे?
कोई भी कंपनी होल्डिंग कब हो सकती है? अगर उसके पास सब्सिडरी के या तो मोर देन 50% शेयर वोटिंग राइट वाले शेयर्स हो, या लफ्ज रख रहे हैं एंड नहीं है, ये दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो चाहे ये ना हो, अगर ये पूरी होगी तो चाहे ये ना हो। या तो मोर देन 50% वोटिंग राइट वाले शेयर्स हो या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो, तो हम कहेंगे ये कंपनी क्या है, होल्डिंग। याद रखोगे। और अगर कोई बंदा आपसे चले पहले इसको थोड़ा रीड कीजिएगा, देखो कितना मासूम है वो। कहता होल्डिंग कंपनी किसको कहेंगे? कहता होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी, यानी कि कंपनी ही होती है विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग। यानी कि बाप क्या है? कहता कि बाप मीन्स जो बाप हो। होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज अनदर, या ये कह लें इस तरह नहीं, ये अल्फाज क्या है? कहता बाप कौन होगा? कहता कि इसका मतलब है जो किसी और का बाप हो। होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज अनदर कंपनी होल्डिंग, जो किसी और की होल्डिंग हो, तो उसको हम होल्डिंग बोलेंगे। इफ बट ओनली इफ, लेकिन ये तब होगा दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी, कि दूसरी कंपनी इसकी क्या हो, सब्सिडरी। यानी कि सादा अल्फाज में सिर्फ वो एक बात करना चाह रहा है कि कोई भी कंपनी होल्डिंग तब होती है जब उसकी सब्सिडरी हो। बगैर सब्सिडरी के कोई कंपनी होल्डिंग नहीं हो सकती, और बगैर होल्डिंग के कोई कंपनी सब्सिडरी नहीं हो सकती। ये दोनों वजूद एक दूसरे के होने के साथ है। याद रखोगे इस बात को। अब मेरे अच्छे तरह डिफाइन करना है हमने सब्सिडी कंपनी। देखो होल्डिंग तो आपने डिफाइन कर दी। होल्डिंग के पास या तो सब्सिडी के, ये या है एक तो यहां पे लिखना चाहिए, खैर होल्डिंग कंपनी के पास या तो सब्सिडी के मोर देन 50% शेयर हो या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर। अच्छा, यहां पे किताब के अंदर एक लफ्ज बोल लिखा हुआ है मेजोरिटी डायरेक्टर की जगह पे। वो कहता है कि होल्डिंग के पास या तो मोर देन 50% शेयर हो या बोर्ड की जो कंपोजिशन है वो होल्डिंग कंट्रोल करती है। दोबारा अल्फाज, कोई कंपनी कब किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडी, चलें होल्डिंग की बात करते हैं, कोई कंपनी कब किसी दूसरी की होल्डिंग होगी? या तो उस होल्डिंग के पास मोर देन 50% शेयर्स हो उस सब्सिडी के, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती है। ये अल्फाज बोलो, होल्डिंग कंपनी बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती है। होल्डिंग कंपनी बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती है। अल्फाज बोलो, दोबारा बोलो। या तो होल्डिंग के पास मोर देन 50% शेयर्स हो, वोटिंग राइट वाले डेफिनेटली, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती हो। क्योंकि हम बोर्ड की कंपोजिशन कब कंट्रोल होती है, ये भी हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन उस वक्त कंट्रोल करती है जब उस कंपनी होल्डिंग के पास सब्सिडी के मोर देन 50 यानी कि मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ जाए। इसको कहते हैं कि बोर्ड की कंपोजिशन, यानी कि ये इनका बोर्ड कितने डायरेक्टर पे मुश्तमिल होगा। कंपोज कहते हैं मुश्तमिल होना। इस कंपनी का जो बोर्ड होगा कितने डायरेक्टर पर मुश्तमिल होगा, ये कंट्रोल कर रही है होल्डिंग कंपनी। यार रखो, यानी कि सादा अल्फाज उसने कह दिया मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, तो वही कंपोजिशन कंट्रोल करेगा। याद रखोगे, होल्डिंग कंपनी बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती हो या होल्डिंग कंपनी के पास मोर देन 50% शेयर्स, तब ये होल्डिंग कहलाएगी। होल्डिंग कंपनी कब होल्डिंग बनेगी? या तो उसके पास मोर देन 50% शेयर्स हो या वो बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती है। और बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करने से मुराद क्या है? मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर को बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करना कहते हैं। याद रखोगे। नहीं बेटा, अब हम आपने डिफाइन करना है सब्सिडी को। देखो लेटर डिफाइन करेगा ना, एक डेफिनेशन याद कर लो, दूसरी खुद ब खुद हो जाए। जैसे आपने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद कर ली, सर उसमें तो ये लिखा था वो प्राइवेट ना हो। चलिए आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद कर ली। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताओ मुझे। ऐसी कंपनी जिसपे शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, जिसके मेंबर्स की तादाद के ऊपर लिमिटेशन हो, जिसपे पब्लिक को शेयर ऑफर करने में प्रोहिबिशन। अब पेपर में आपसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, 3 नंबर की डेफिनेशन पूछेगा आपसे पब्लिक कंपनी। तो आप वहां पे इतनी की बात नहीं लिखेंगे कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक होगी, नहीं, फिर आगे आपने बताना प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी, और ये तीनों बातें आपने वहां पे बतानी। यानी कि आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन उससे आपको पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का भी पता चल गया। अब वो कैसे? अब एक लफ्ज जो आगे अक्सर वो पूछता है पेपर के अंदर, कहता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना हो, तो उसका तरीकाकार बताओ। हमने डिस्कस किया था कि ये जो तीनों चीजें लिखी थी, ये मेमोरेंडम में लिखी हुई थी या आर्टिकल में लिखी हुई थी? ये ध्यान रखना है, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है
कि आर्टिकल्स के जरिए 3 पाबंदियां लगाई जाती हैं या मेमोरेंडम के जरिए लगाई जाती हैं? नहीं, आर्टिकल्स के जरिए। आर्टिकल पेपर में तो एक ही लफ्ज के ऊपर सवाल बनाना उसे, और वहां पे वही बात, किताब वहां पे बाहर रख के जाइए, शायद उस तक दोबारा जाना पड़ जाए देखने के लिए। पॉसिबल है ना, जाया जा सकता है ना? तो फिर यहां से देख के जाइए, अगर इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं है। एक एक लफ्ज मैं कह रहा हूं। और वो मैं हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ, आई कैप के जो एग्जामिनर उसका मकसद है आपको दुख देना, और दुख वो जेन्युइन चाहता है कि बच्चा वहां पे दीवार को टकरे मारे। क्यों टकरे मारे? जब उसको पता है इतनी सौखी चीज मुझे नहीं आई, तब वो ज्यादा टकरे मारेगा। और वो रखता भी इसलिए, क्या कहता है, सौखी चीज को वहां पे सामने रख देता है, ऐसे रख देता है कि बच्चे के गुमान में नहीं था, किस तरह की चीज भी पूछे, फिर वो इतना पछताता है, मैं तो फील्ड ही गलत में आ गया, ये तो मेरे लिए बनी ही नहीं। मैं बनी थी तेरे लिए, बस 6 महीने तूने उस तरह ध्यान नहीं दिया। तूने आखिरी महीने वो खुदा ना खासा लाइब्रेरी में बिज्जू बन के बैठा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, ये जो आखिरी महीने अपनी हालत खराब करके आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हो ना, पैराडोल खा खा के यहीं पे पढ़ते रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है जब आप पूरा सेशन पढ़ते हो। ये तो आपके दिमाग की औकात ही क्या है? इतनी औकात है कि ये सारा कुछ उस 1 महीने में 15 दिनों में दिमाग में ले जाए? ऐसा है ही नहीं। वो तो जबरदस्ती आप ठोसने की कोशिश करते हो, जो कि नाकाम होता है। तो इसलिए मेरे बच्चे कोशिश किया करो, पूरा सेशन आपके पास मिला होता है, पूरे सेशन को डिवाइड करके लेके चला करो, साथ साथ रखो। रिजल्ट उसी बच्चे का ज्यादा अच्छा आएगा जिसे पूरा सेशन पढ़ाओ, चाहे आखिरी महीने वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा, आपकी तो अब नॉर्मल होती है ना, वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होगा, वो पास हो जाएगा, आप कहेंगे तू तो लकी है भाई। वो लकी नहीं है मेरे बच्चे, उसने अपनी मेहनत को पूरे 6 महीने में डिवाइड किया है, और आपने माशाल्लाह सारी मेहनत रखी है आखिरी महीने में, क्योंकि आप बहुत अच्छे फिनिशर हो, हैं? आप धोनी बनने की कोशिश करते हो, हैं? ले बेटा वापस आए। अच्छा, वो पेपर में पूछेगा कि एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना है, तो बताओ कैसे करेंगे? हम उसको बोलेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में जाके 3 चीजों में तब्दीली कर दे। आंसर अगेन यही होगा, तीनों चीजें यही बतानी है। वो आर्टिकल में जाके क्या कर दे, एक तो जो शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको खत्म कर दे, और जो मेंबर्स की तादाद के ऊपर लिमिट लगी है उसको खत्म कर दे, और तीसरे नंबर पे जो शेयर पब्लिक में जाके ऑफर करने पे प्रोहिबिशन लगी है उसको खत्म कर दे। तो ये कंपनी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। और फिर अगर वो पेपर में पूछ ले एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करोगे? आप उसको कहेंगे उसके आर्टिकल में जाओ, और आर्टिकल्स में ये 3 चीजें जाके ऐड कर, और वो कंपनी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछ ले, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछ ले, या प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करना हो या पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना हो, आंसर यही होगा। याद रखेंगे इस बात को? नहीं बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे थे कि सर सब्सिडरी कंपनी किसको कहते हैं। सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग की डेफिनेशन याद होगी तो सब्सिडरी का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होगी बोला? अब बात सब्सिडरी के लिहाज से करनी है पेपर के अंदर, वो ध्यान रखेगा अल्फाजों के ऊपर। अगर उसे सब्सिडरी की कंपनी की डेफिनेशन पूछ ली ना, और आप वहां पे ये अल्फाज बोलेंगे ना, कंपनी एच कंपनी एस की होल्डिंग उस वक्त होगी जब कंपनी एच के पास उसके मोर देन 50% शेयर्स हो, या मेजोरिटी डायरेक्टर या बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती हो। वो कहेगा आपने यहाँ पे मुझे होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बता के चले गए, जबकि मैंने किसकी डेफिनेशन पूछी है? सब्सिडरी की। तो फिर आपको बात किसके लिहाज से करनी पड़ेगी? सब्सिडरी के लिहाज से। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होगी जिसके जिसके मोर देन 50% शेयर्स किसी और होल्डिंग के पास, या जिसके बोर्ड की कंपोजिशन कोई और कंपनी कंट्रोल करती है, हम बोलेंगे ये कौन सी कंपनी है? ये सब्सिडरी है। याद रखोगे इस बात को? तो किस तरह आपने बताना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर तो कुछ बताते नहीं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी? अच्छा नशेयो, ड्राफ्टिंग पता क्या होता है? लिखना, लिखने को ड्राफ्टिंग कहते हैं। बचपन से लिखते आ रहे हो, यकीन करो बचपन से लिखते आ रहे हो, तो अभी तक आप लोगों को खुदा ना खासा लिखना नहीं आता। ये तो आता तो होगा ना लिखना, उसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं। बस हमने यहाँ पे टीचर्स लोगों ने ना आप लोगों को जरा थोड़ा सा औकात में रखने के लिए इस तरह के अल्फाज इजाद किए हुए। भाई सबसे पहले ड्राफ्टिंग सीख, भाई सीख के आए ये बेचारा, माँ बाप ने बहुत पैसा पे किया इसकी ड्राफ्टिंग के, सीख के आए ये। मेरा बेटा वो लिख रहा था कोई चीज, कॉपी पेस्ट ही कर रहा था बेशरम, तो मैंने उसको पूछा, उसकी राइटिंग देखी, मुझे वो राइटिंग अच्छी लगी, पहली दफा मैंने उसका रजिस्टर देखा और उसकी राइटिंग देखी, मेरा ख्याल 2 या 3 दिन पहले, क्योंकि मेरे सामने वो पढ़ते ही नहीं। खुली छूट है उनको कि भाई पढ़ो ना पढ़ो, हिसाब लगा ले, पढ़ने का आगे कोई फायदा ही नहीं। मैंने पहले आपको बताया था कि अनफॉर्चुनेटली आगे पढ़ने पढ़ाने के उस तरह के मामला नहीं है, आगे कुछ और जिंदगी है जो बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। खैर ये नहीं कि बिल्कुल अल्लाह माफ करे कि उसमें
मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इतनी अंग्रेजी आती हो कि आप मशीनों से बातचीत कर सकें, उनसे सवाल कर सकें और उनसे जवाब ले सकें, इतनी अंग्रेजी आपको आती हो तो इट्स ओके, आपकी जिंदगी इंशाल्लाह उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। लो बेटा, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बताओ। जिसके पास किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर हो या बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करती हो। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने सही ही बोला। ये है सीएफई लिमिटेड और ये है आई कैप लिमिटेड। सीएफई लिमिटेड के मेरे बच्चे जो शेयर्स हैं वो हैं 1 मिलियन और इसके डायरेक्टर हैं 9। आई कैप के पास इसके 5 लाख एक लिखा आखिर शेयर्स है और ये उसके 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है आई कैप लिमिटेड। मुझे बताओ कि आई कैप लिमिटेड होल्डिंग होगी, होगी कि नहीं? भाई मोर देन 50% तो है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज का, 51% ना निकालिएगा। हाँ, ये ना हो कि पेपर में आपने इसका अगर 51% निकालिए ना तो फिर कुछ और आना। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना मेरे बच्चों कि जज्बाती हो गए, ये ना हो गए खुदा ना खासा आप उसका 51% लेने। सर ने बोला था कि 51% एटलीस्ट, यानी कि मोर देन 50% भी ध्यान रखिएगा। 51% से वो अल्फाज हैं, बस लॉक है इस तरह। लेकिन अगर ज्यादा शेयर्स हैं, जाहिर कल अगर इसकी मीटिंग होगी तो एक वोट तो इनके पास ज्यादा ना, तो फैसला तो इन्हीं के लिहाज से होगा बाय मेजोरिटी। एक एक वोट काउंट करते हैं वहां पर, याद रखोगे इस बात। चले खैर, अज्यूम कर लो मेरे अच्छे, इसके पास पूरे 5 लाख शेयर्स हैं और 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं आई कैप लिमिटेड सीएफ लिमिटेड का। मुझे बताओ क्या आई कैप लिमिटेड होल्डिंग है? अच्छा, 4 की बजाय ये 5 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। अब है, यानी कि हम दोनों में से कोई एक चीज देखेंगे। याद रखोगे हमेशा, एक चीज पे आपने फैसला नहीं कर लिया करना। आपने हमेशा पूछना है, अगर तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे ना बैठ जाना। अगर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो फिर पूछना है कि भैया क्या यहाँ पे डायरेक्टर वो कितने अपॉइंट करने की पावर है उसके पास। अगर तो बोर्ड की कंपोजिशन उसके कंट्रोल में हो, और बोर्ड की कंपोजिशन कब कंट्रोल में होती है बोला? मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर। ले बेटा, कहता है कि होल्डिंग कंपनी ऊपर हमने पढ़ ली, होल्डिंग कंपनी की यही डेफिनेशन है, याद रखिए। होल्डिंग कंपनी मीन्स है कंपनी जो किसी और की होल्डिंग, लेकिन ये तभी होगी जब कोई और इसकी सब्सिडी हो। यही था ना, यानी कि होल्डिंग होल्डिंग होती है और ये तब होल्डिंग होती है जब इसकी कोई सब्सिडी। लेकिन वैसे सब्सिडी कंपनी क्या है सादा अल्फाज में, यहाँ पे आपको होल्डिंग की जो डेफिनेशन है वो सब्सिडी से समझ आएगी। जैसे वहां से पब्लिक की कंपनी की डेफिनेशन प्राइवेट से समझ आई थी ना, यहाँ पे होल्डिंग की डेफिनेशन किससे समझ आएगी आपको? सब्सिडी से। तो सब्सिडी कंपनी आ सब्सिडी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, यानी कि इसलिए वो कह रहा है कि एक कंपनी अकेली कभी सब्सिडी नहीं हो सकती। ये लाजमी किसी और कंपनी के साथ ताल्लुक होगा तो सब्सिडी होगी, नहीं तो सब्सिडी नहीं होगी। लेकिन वो ताल्लुक भी कैसा होना चाहिए? होल्डिंग वाला। होल्डिंग वाला यानी कि किसी और कंपनी के साथ इसका होल्डिंग, वो होल्डिंग है इसकी और ये क्या है उसकी? सब्सिडी है। मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी कि सब्सिडी कंपनी वो होगी जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। यानी कि सब्सिडी कंपनी वो होती है जिसकी बोर्ड की कंपोजिशन किसके कंट्रोल में हो? होल्डिंग के कंट्रोल में। और बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है? मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर। ये याद रखना आपने, मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर। ये आपको समझा देगा जाके यहां पे, ये लाइन लाजमी लगा लीजिएगा क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ ये नीचे जो पॉइंट है ऊपर की बातें समझाने के लिए है, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। उसमें अल्फाज इसलिए लिख दिए फॉर द पर्पज ऑफ अब मीनिंग ऑफ सब्सिडी कंपनी के ऊपर जो अल्फाज मैंने बोले उनके मीनिंग्स क्या हैं, ये मीनिंग समझा रहा है। पूछ भी सकता है वैसे, लेकिन बस दूसरा पॉइंट क्या है, या लिखा हो यहाँ पे। ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे बच्चों। अगर यहाँ पे एंड होता ना तो फिर ये दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी था। यहाँ पे क्या लिखा है? और या ये कंडीशन पूरी होते, अगर ये नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ देख लो, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखी हुई है? एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी। जब उसने लफ्ज ये बोलते हैं ना मोर देन 1/2, यानी कि 50% से ज्यादा, तो 50% से ज्यादा एक शेयर भी 50% से ज्यादा ही होता है। याद रखोगे इस बात को।
कहता है एक्सरसाइज या कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी। ये लफ्ज बहुत अहम है, वोटिंग सिक्योरिटी। अगर ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसके पास, क्योंकि अक्सर वो इसी तरह करते हैं कि कंपनी है, मान लो कि सीएफई लिमिटेड, इसके 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसके 6 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। जो इसके आई कैप है उसके पास इस कंपनी के 7 लाख शेयर्स हैं। यानी कि इसके पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, सीएफई के पास 4 लाख, और इसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे, 6 लाख। अच्छा, वो कहेगा कि आई कैप के पास इसके 7 लाख शेयर्स हैं, बताओ आई कैप उसकी होल्डिंग होगी नहीं? सर देखेंगे, 4 लाख ये हैं, 3 लाख ये हैं, होल्डिंग है अभी भी नहीं, क्योंकि इसका मोर देन 50% होना जरूरी है। याद रखोगे, तो खाली इस चक्कर में ना पड़ जाना, उसमें वोटिंग राइट वाले शेयर्स का देखना जरूरी है। याद रखोगे। कहते हैं एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी आइदर बाय इटसेल्फ। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात आ गई, और आई कैप को इतनी पसंद कि इसके ऊपर सवाल जोड़ दिया उसने। इसको इस लाइट आगे नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको, और पढ़ना भी ना आगे, जिसने पढ़ा ना वैसे भी आगे पढ़ भी लोगे, फिलहाल समझ नहीं आनी आप, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतनी की लाइन बताऊंगा और आई कैप के पास पेपर की तरफ चले जाएंगे, और देखते हैं कि आप लोग उसको सॉल्व करते हो कि नहीं, है भी है कि नहीं, बेची ना। हाँ है। क्या कह रहे हो? और काटना नहीं कुछ भी, सही है, ले बेटा, ये वैसे ही मैंने बताया। कहता है एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी, होल्डिंग के पास सब्सिडरी के मोर देन 50% वोटिंग राइट वाले शेयर्स हो, या सॉरी इटसेल्फ, आगे इटसेल्फ के साथ एक लफ्ज और लिखा हुआ, खुद के पास हो, या टुगेदर विद वन आर मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। या तो होल्डिंग के पास डायरेक्टली खुद के पास हो, या अपनी सब्सिडरीज के जरिए, तब भी काम चल जाएगा। अभी मैं इसका मतलब नहीं समझाने लगा ज्यादा डिटेल में, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग माशाल्लाह सियाने हो, कुछ ना कुछ आपको पता है, और सीधे जाते हैं आई कैप के सवाल की तरफ। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में लाजमी तौर पे हर अटेम्प्ट में, या एटलीस्ट एक अटेम्प्ट छोड़ के, होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आई कैप लाजमी टेस्ट करता है, क्योंकि मेरे चाहिए पूरे सीए में आपका साथ देते। आगे कंसोलिडेशन वगैरह ये सारा पढ़ना है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कब कोई कंपनी आपस में होल्डिंग और सब्सिडरी होती है, वो बाय लॉ ही होती है, याद रखिएगा। ये वैसे नहीं होगा कि अकाउंटिंग में किसी और तरीके से होल्डिंग सब्सिडी बन जाएगी। होल्डिंग सब्सिडी अकाउंटिंग में भी उसी तरह बनेगी जैसे यहाँ पे सीख रहे हैं, याद रखोगे। ले बेटा, कह रहा है कि मेगा स्टार लिमिटेड एमएसएल शैल बी डीम टू बी होल्ड। अच्छा, डीम होता है कोई चीज आप समझो है या नहीं, उसको गोली मारो, आप समझो कि ये इस तरह ही है जिस तरह मैं बता रहा हूं आप, वैसे इसको आगे जाके अल्फाज कुछ जगहों पे आएंगे, फिर मैं बताऊंगा। मेगा स्टार लिमिटेड शैल बी डीम हम समझेंगे टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ लिटिल स्टार। तो मेगा स्टार हम समझेंगे लिटिल स्टार की होल्डिंग होगी कब, इफ मेगा स्टार owns 50% shares of Little Star, and by virtue of such investment, Mega Star has nominated 3 directors out of 6 directors on board of Little Star. दिक्कत क्या है यहाँ पे, शेयर होल्डिंग कितनी है 50%, डायरेक्टर कितने अपॉइंट कर रहे हैं 3। अगर इस तरह का मामला हो जाता कि वो 3 से ज्यादा अपॉइंट कर सकते, कैसे अपॉइंट करेंगे, ये तरीका जाए घास चरने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। चाहे किसी, अल्लाह माफ करे, कबर पे चादर चढ़ाने से आपके पास पावर आ जाए ना, क्या मेजोरिटी डायरेक्टर किसी कंपनी के अपॉइंट कर सकते हो? चाहे वो शुभ शुभ सरकार से आपने फूंके मरवा ली हो, क्या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? तो आप होल्डिंग ही होंगे। ये समझाना आपको जरूरी है, क्योंकि आगे जरा थोड़ी सी कोई बात ऐसी वैसी कर दे, सर ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इस बात को गोली मारो। याद रखोगे, मैंने आपके लिए जिंदगी आसान कर दी, याद रखना। अब बस आपके लिए पहचानना थोड़ा सा और आसान हो जाएगी। कह रहा है कि मेगा स्टार एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएट कंपनी। अच्छा, एसोसिएट का ताल्लुक अभी हमने नहीं पढ़ा, ये पहले चैप्टर 10 में हुआ करता था, अब मैं देखूंगा कि इसको वो टॉपिक अभी भी 10 में ही है। 10 का नहीं, अब वो 9 में होगा। इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर कौन सा वाला, देखो 9 हो गया होगा, पहले 10 हुआ करता था शायद। इन्वेस्टमेंट का 9, तो इन्वेस्टमेंट में जाके वहां पे चैप्टर 9 में जाके डिस्कस करेंगे दो कंपनियां कब आपस में एसोसिएट होती हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको बता, एक कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। अगर ए लिमिटेड के पास कंपनी बी लिमिटेड के पूरे 50% शेयर्स, मुझे बताओ क्या ये आपस में होल्डिंग सब्सिडी है? लेकिन अगर एक शेयर और मिल जाए इसको, होल्डिंग बनेगी। ये देखो, एक शेयर की कमी है सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडी बनने में। इसका मतलब है कि वो होल्डिंग और सब्सिडी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
लेकिन 50% तक अगर किसी कंपनी के पास शेयर्स हो तो बेटा वो भी तो कोई ताल्लुक होना चाहिए ना। 50% भी तो कौन से कम शेयर्स होते हैं। इसलिए असूल दिमाग में रखना, अगर किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के, यानी कि ए लिमिटेड के पास, अभी मैं सादा बता रहा हूं आपको, ये जाके हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अगर ए के पास कंपनी बी के 20% से लेके 50% तक शेयर्स हो, 50% से ज्यादा नहीं, 50% तक शेयर्स हो, लेकिन कितने हो, 20%, और 19 ना, 20% से लेके 50% के दरमियान, या 20% पूरे हों या 50% पूरे हों, तो ऐसी कंपनी आपस में दोनों एसोसिएट कहलाती हैं। यानी कि ताल्लुक है इनका, एसोसिएट होता है ना, जो बंदा आपसे एसोसिएट हो, जिसका ताल्लुक हो, ताल्लुक है उनका, लेकिन ताल्लुक होल्डिंग सब्सिडी वाला नहीं, अभी इतना गहरा ताल्लुक नहीं हुआ। क्या रखोगे, अगर एक कंपनी के दूसरी कंपनी में कितने 20% से लेके 50% तक शेयर्स हो, तो फिर ये दोनों कंपनी आपस में क्या बन जाती है, एसोसिएट बन जाती है। लेकिन इसको मजीद आगे हम डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन है, हमारे अगर कोई डेफिनेशन सबसे बड़ी दे रखी है पेपर के अंदर, वो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है, जो चैप्टर 9 में इंशाल्लाह जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा वैसे बता दिया। कहता है कि मेगा स्टार एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएट कंपनी, मेगा स्टार के पास 45% शेयर्स हैं, और एसोसिएट के पास लिटिल स्टार के, मेगा स्टार खुद के पास कितने 45%, और इसकी एक एसोसिएट कंपनी है उसके पास भी लिटिल स्टार के 10% शेयर्स है। बताओ क्या मेगा स्टार लिटिल स्टार की होल्डिंग होगी? कितने कह रहे हैं कि सर हो जाएगी? यहां पे टूटे हाथों वाला कोई ना हो। ऑनलाइन वाले बच्चों, कभी इस तरह इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो मेरे बच्चों आपने इसी तरह इस्तकामत के साथ बैठे रहना, नहीं मेरे बच्चों। इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट देखो, कहता है कि मेगा स्टार एंड वन ऑफ इट्स एसोसिएट कंपनी 30% और 35%, 65%। एंड आगे देखो, नेक्स्ट, एंड बाय virtue ऑफ सच इन्वेस्टमेंट both companies have nominated 2 director each out of 6 director। वो नेट बंद हुआ था एक दफा, लेकिन चल गया। अब बताओ, ये ऊपर की दोनों कंडीशन ना, चाहे डायरेक्टर वाली हो चाहे शेयर होल्डिंग वाली हो, वो कंपनी खुद और अपनी सब्सिडीज के साथ में, तो अगर वो कंट्रोल करते हैं, या वैसे बाय कॉन्ट्रैक्ट हो उसका डायरेक्टली, या सब्सिडी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि इख्तियार दो लोगों के थ्रू ही देखना है आपने, होल्डिंग और उसकी सब्सिडी के थ्रू। अगर किसी और कंपनी का कंट्रोल देखना है आपको, एसोसिएट के थ्रू उसको चेक नहीं करना। खैर नेक्स्ट देखो, कहता है कि मेगा स्टार के पास सिर्फ 5% वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं लिटिल स्टार के। होएवर लिटिल स्टार अदर शेयर होल्डर जिनके पास 60% वोटिंग राइट थे, हैव एम्पावर्ड मेगा स्टार टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स। भाई जैसे मर्जी मेगा स्टार को पावर मिल गई कि वो 6 में से 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते, तो इट्स ओके। मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ गई, तो ये क्या बन गई, उसकी होल्डिंग। वो बात मैं भी आपको समझाता हूं वहां पे क्या लिख रहा है। ले बेटा वापस है, कोई कंपनी सब्सिडी कब होगी बोला? अगर उसके बोर्ड की कंपोजिशन किसी और कंपनी के कंट्रोल में हो, यानी कि होल्डिंग के कंट्रोल में हो, या होल्डिंग कंपनी क्या कर सकती हो, एक्सरसाइज आर कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी, आइदर बाय इटसेल्फ, यानी कि होल्डिंग खुद, या अपनी सब्सिडरी के जरिए, या
सब्सिडरीज के जरिए। अब इसका एक मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जी लिमिटेड। ए लिमिटेड के, एक्स लिमिटेड में 55% शेयर्स हैं। ए लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 7 में से 4 डायरेक्टर्स हैं। ए लिमिटेड के पास जी लिमिटेड के 60% शेयर्स हैं। मुझे बताओ, क्या ये तीनों एक्स वाई जी क्या ए लिमिटेड की सब्सिडीज हैं? ठीक हो गया। उसके बाद में बचे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, चलो एक्स तो ऊपर है। एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के डायरेक्टली बी लिमिटेड में 10% शेयर। क्या ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में होल्डिंग सब्सिडी हैं? एक्स लिमिटेड के बी लिमिटेड में 15% शेयर है। क्या अब हो गई? वाई लिमिटेड के बी लिमिटेड में 15% शेयर है। अब हो गई। और जी लिमिटेड के बी लिमिटेड में 10% शेयर हो गए। कितने हुए टोटल मिला के? पूरे 50%। लेकिन ज्यूम कर लो, अगर जी लिमिटेड के बी लिमिटेड में 11% शेयर है, हाँ, कंपनी खुद डायरेक्टली कंट्रोल करती हो या अपनी सब्सिडरी करनी। अच्छा चलो, ये तो था शेयर होल्डिंग के लिहाज से। अगर हम डायरेक्टर्स के लिहाज से बात करें, देखो इनमें फिलहाल तो मैंने इनमें कोई भी एसोसिएट नहीं रखी, ये सारी की सारी, और इसी तरह सिनेरियो बनाता है वो कि एक कंपनी में इस कंपनी, एक कंपनी में इस कंपनी का ये ताल्लुक है और आगे उस कंपनी का किसी और के साथ ये ताल्लुक है, बताएं इस कंपनी का और उस कंपनी का दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। वो तो ऐसे पूछेगा ना, वो डायरेक्टली थोड़ी पूछेगा आपसे, इतना आसान रखे। इसलिए तो मेरे बच्चे यहाँ पे मेनली तो समझना है। पढ़ना पढ़ाना हो तो वो तो 1 मिनट में बंदा फड़का फड़को क्या हो जाता है, तो फिर अल्लाह माफ कर बाहर जाके आप भी फड़क जाएंगे, फायदा है? तो बेहतर है कि यहीं पे उसको अच्छे तरीके से पढ़े। ले बेटा वापस आए। अज्यूम कर लो इसके 7 डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है ए लिमिटेड के पास। शेयर होल्डिंग मारो गोली। अब बताओ क्या है होल्डिंग? अच्छा, एक डायरेक्टर एक्स लिमिटेड भी अपॉइंट कर सकती है, एक डायरेक्टर वाई भी अपॉइंट कर सकती है। अब हो यार, हो क्योंकि देखो सब्सिडी के ऊपर कंट्रोल किसका है? होल्डिंग का। होल्डिंग की औकात, सब्सिडी की औकात ही नहीं वो होल्डिंग के कहे बगैर कुछ कर ले। तो जब होल्डिंग का सब्सिडी पे कंट्रोल है, मतलब किस पे कंट्रोल है? डायरेक्टर्स पे, सादा अल्फाज में। डायरेक्टर किसके कहने पे चलते होंगे? होल्डिंग है। और अगर होल्डिंग इसके अब दो तो इनके पास खुद के पास है, एक ये है एक ये है। तो कल जब इस कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होगी, वो इन दो को, इसको और इसको जो हुक्म देंगे वही होगा। ऐसे ना मेरे, अब जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लो। ये है जीएचक्यू लिमिटेड, ये है सैनेट लिमिटेड। अज्यूम कर लो जीएचक्यू के पास एक सेनेटर खुद का है, एक और भी सेनेटर खुद का है, और इसकी है सब्सिडरीज पीएमएलएन लिमिटेड और पीपीपीपी लिमिटेड और एएनपी लिमिटेड और जेआई लिमिटेड, जमात इस्लामी, जेयूआई लिमिटेड, जितनी भी हैं, स्वाय पीटीआई, सादा भारत पीआईडी, ये सबके साथ लिमिटेड है मेरे बच्चे। हम एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं यहां। इसके इसके टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं। अज्यूम कर लो जीएचक्यू लिमिटेड के पास एक डायरेक्टर खुद का है, एक और डायरेक्टर खुद का है। अज्यूम कर लो 2 डायरेक्टर इसके खुद के हैं, चलो इधर ही रखो इसको, 2 डायरेक्टर इसके खुद के हैं। उसके बाद एक डायरेक्टर पीएमएलएन का है, एक डायरेक्टर पीपी का है, 4 हो गए। एक डायरेक्टर
नहीं बेटा, क्या इन दो पॉइंट्स की समझ आ गई? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिहाज से भी, और इस कॉन्सेप्ट को होल्डिंग और सब्सिडी को आपने कभी अकेले नहीं पढ़ना, इसको जाके हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के साथ, दोबारा इसको जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 9 में इसकी ज्यादा मेरे बच्चे दोबारा से बड़ी अहमियत होगी। खैर वापस आए, तो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड या एक्सरसाइज द कंट्रोल, ये हो गया। तो बेटा ऊपर कुछ अल्फाज बोलेंगे, कहता है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आप। कहता है कंपनी शैल बी डीम टू बी सब्सिडी कंपनी, हम समझेंगे कि कोई भी कंपनी किसी की सब्सिडी है ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज ए, ये वाला, या सब क्लॉज बी, ये वाला, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कहना क्या चाहते हैं, अजीम कर लो ये ए लिमिटेड है, ये होल्डिंग है बी लिमिटेड की, और एक और सी लिमिटेड है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, एक और सी लिमिटेड है, सी लिमिटेड के पास, सी लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स वोटिंग राइट वाले बी के पास। मुझे बताओ क्या ए लिमिटेड का डायरेक्टली सी के ऊपर कोई कंट्रोल है? लेकिन क्या अपनी सब्सिडी के जरिए कोई है? हाँ। कहता फिर भी सी लिमिटेड किसकी सब्सिडी कहलाएगी? ए, इसकी भी है, लेकिन जो सब्सिडी की सब्सिडी हो कानूनी तौर पे, वो होल्डिंग की भी सब्सिडी होती है। बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे होता ना, ये बाप है, ये उसकी औलाद है, ये उसकी औलाद है, जिसको हम पोता कहते हैं। अब हुआ क्या मेरे से, बाप का भी जो बाप हो, वो सोचें उसकी अहमियत क्या है। ये सी लिमिटेड का बाप कौन है? बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड का भी बाप कौन है? ए लिमिटेड। वो देखें घरों में बाप भी फैसले के लिए अपने बाप के पास जा रहा होता है। क्या बताएं, हम तो कहते हैं कि अब्बा जी को यार फलाना काम जाके फलाने ना गाल करो, लेकिन वो भी जाके किससे फिर बात करते हैं? अपने बाप से, कि भाई ਤੁਹਾਡੇ लो भी इजाजत है कि नहीं। तो कहने का मतलब, अगर एक कंपनी होल्डिंग है और दूसरी सब्सिडी है, और सब्सिडी की कोई आगे सब्सिडी हो, और सब्सिडी के आगे सब्सिडी कैसे हो सकती है? उन दोनों पॉइंट्स की वजह से, या तो शेयर होल्डिंग की वजह से, या बोर्ड की कंपोजिशन की वजह से। हाँ बिल्कुल, ये दोनों आपस में होल्डिंग सब्सिडी है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, अब सी सिर्फ बी की सब्सिडी नहीं कहलाएगी, वो ए की सब्सिडी भी। कानूनी तौर पे सब्सिडी की सब्सिडी भी होल्डिंग की सब्सिडी होती है। कानूनी तौर पे सब्सिडी की सब्सिडी भी होल्डिंग की भी सब्सिडी होती है। क्या रखोगे? ज्यादा नहीं दिमागों को पागल करना अपने आप, क्यों? ये तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे जैसा हमारे घरों में होता था, ये बिल्कुल वैसा है, उस तरह रखना है इसको। ले बेटा, अब ये पॉइंट दोबारा पढ़ो गौर से। कहते हैं कि कंपनी शैल बी डीम टू बी, वो मैंने मिटा दिया, सी लिमिटेड थी, बी लिमिटेड थी, और ए लिमिटेड थी। हम इसकी बात करने लगे। कहता है ए कंपनी शैल बी डीम टू बी सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग, इवन इफ द कंट्रोल, वो जो कंट्रोल था रेफर टू इन सब क्लॉज ए, ये वाला कंट्रोल, या सब क्लॉज बी वाला, ये वाला कंट्रोल, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर, वो चाहे होल्डिंग की सब्सिडी के जरिए हो, चाहे वो पॉइंट ए की वजह से हो, चाहे पॉइंट बी की वजह से हो। अगर कोई सब्सिडी की सब्सिडी है, वो होल्डिंग की भी सब्सिडी कहलाएगी। कोई दिक्कत? देख लीजिएगा सर, आगे और भी तो हो सकता है ना, कोई और कंपनी जी है, इसके ऊपर में ये जो कंपनी सी है, इसके पास 55% शेयर्स है, ये किसकी सब्सिडी है? सी की। तो सर कहां तक जा सकते हैं? यहां पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में है, वहां पे 2 लेयर्स हो सकती है। इसके लफ्ज क्या बोलते हैं? लेयर। इंडिया में 2 लेयर्स आके, लेकिन हम इंडिया में थोड़ी बैठे हैं, इंशाल्लाह थोड़े अरसे बाद
हो सकता है कि हम इंडिया में बैठे, मतलब हम उसको फतह कर लें उस लिहाज से। अल्लाह माफ करें, हम यहीं पे बैठे हो, लेकिन हो सकता है दिल्ली में क्लास हो रही हो, उस लिहाज से बात हो रही है। क्योंकि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, जंग अब होने जा रही है। तो ये जो रवायती जंग होती है, उस तरह की जंग होने जा रही है। आपको लगेगा कि सर, आपको लगेगा सर शुभ शुभ बोलें, क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे जो भी हो, क्योंकि इंडिया, पूरी दुनिया को पता चल गया इंडिया को शिकस्त हुई है, और अब वो जो मर्जी करें, उन्होंने आपसे एक दफा लड़ना ही लड़ना है। इसके अलावा उनके पास हुकूमतें जो है उनकी, कभी भी मोदी की हुकूमत बन ही नहीं सकती उनकी पार्टी की, जब तक मोदी जंग नहीं लड़ेगा। चाहे वो दोबारा चपेड़े पड़े उसको, वो कह रहा है कि देखो हुकूमत तो फिर भी नहीं बननी, तो कोशिश कर लेते। लेकिन अब वो जो कोशिश करेगा उस तरह की नहीं करेगा, अल्लाह माफ करे, वो करेगा यूक्रेन और जो रशिया की जिस तरह की वॉर है ना, एक लंबी, उस तरह की करना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली मेरे बच्चे, सबकी माँ ने 12 अरब रुपया अपनी इश्तिहारबाजी पे लगा दिया। तो खुद सोचें, अम्मी को इतनी इश्तिहारबाजी की जरूरत पड़ गई कि 12 अरब रुपया थोड़ी बहुत अमाउंट नहीं मेरे बच्चे, इसको थोड़ा करोड़ों लाखों में कन्वर्ट करके देखो, ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। तो जब मैं इस तरह खर्चा कर रही हूं घर में, तो खुद सोचे घर कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तो अल्लाह माफ करे, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि हमारी फौज ने बहुत कमाया हुआ है ईरानी तेल से और बाकी स्मगलिंग के काम से, मदद के साथ। मैं ये नहीं कहता, यानी कि उनको स्मगलरों को पकड़ पकड़ के उनसे जो छीन लेते हैं वो, हाँ मैं ये नहीं कहता अल्लाह माफ करे खुद स्मगलिंग करते हैं वो, लेकिन स्मगलरों को पकड़ के पैसा तो सारा जब्त कर लेते हैं ना। तो शायद इंडिया को सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसा सरप्राइज मिलेगा उनको। वो देख रहे हैं हमारी अम्मी की तरफ कि शायद ये ऐसे ही होंगे, हैं, अपनी इश्तिहारबाजी में पैसा लगा रहे होंगे, इनको नहीं पता कि हम असले पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब वो आएंगे, उनको सुर्खी पाउडर नहीं नजर आएंगे, यहाँ पे कुछ और नजर आएगा। खैर वापस आए, ले बेटा वापस वापस आ जाओ मेरे बच्चे, ये सियासी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह माफ करे कि ये जो भी हो, क्योंकि मूवमेंट शुरू हो गई है दोनों तरफ से अफवाज की। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको मेन रोड जो जीटी रोड, इधर उधर आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, उधर से भी लगातार लगे हुए। तो कुछ होने जा रहा है, अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला रहे। जो भी हो, हम इंशाल्लाह जिस तरह का हो सकता है अपने मुल्क के लिए, अपनी फौज के लिए, तो हर लिहाज से, है। अगर वो कहेंगे कि जरा थोड़ा जा गाँव के, ऑप्शन ही क्या है? तो मेरे बच्चे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ईमान, ईमान के बाद आपका वतन होता है। तो ईमान के लिए भी लोग अपनी जानें देते हैं, अपने वतन के लिए भी। गजा आपके सामने है, वो लोग बेचारे अपने वतन के लिए भी, अपने ईमान के लिए, दोनों के लिए जाने दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये दो ही चीजें होती हैं, उसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। जो सबसे कीमती चीज इंसान के माल और औलाद होती है, उन्होंने माल भी अपना सारा कुर्बान कर दिया, औलादें भी कुर्बान कर दी। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश से किसी को भी बचाए। लेकिन भरन, लेकिन ये बात शायद हिंदुस्तान को नहीं पता। लेकिन रौला ये कि जितने के हम मुसलमान हैं वहां पे, उतने के वहां पर भी हैं। अगर वो भी अपने ईमान और वतन की हिफाजत में जुड़ गए ना, तो कम खराब हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट देखो, कहते हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंपनी, ऊपर बात हुई थी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की, कहता उससे क्या मुराद है, शैल बी डीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर, एक्सरसाइज बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट, यानी कि वो कह रहा है कि अगर ये पावर किसी भी तरह से इस तरह का उसको इख्तियार मिल जाए, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। यानी कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब आपको समझा रहा है, पेपर में पूछेगा बताओ कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड से क्या मुराद है। तो हमने ये लाइनें लिखी हैं वहां पे, शैल बी डीम टू बी कंट्रोल बाय अनदर कंपनी। हम समझेंगे कंपनी ए के बोर्ड की कंपोजिशन कंपनी जी के कंट्रोल में है। कब? इफ दैट अदर कंपनी, ये वाली कंपनी, बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट्स डिस्क्रिशन, यानी कि उसके इख्तियार में कुछ इस तरह की पावर आ जाए, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल आर एनी आर ए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि इस कंपनी के सारे 8 डायरेक्टर हैं, तो 8 के 8 रिमूव करने की भी पावर हो। ये ना अपॉइंट हो जाए, रिमूव कर ही ना सकते, फायदा। इसलिए उसने लफ्ज रखा है अपॉइंट और रिमूव, सारे के सारे, या कम से कम एटलीस्ट मेजोरिटी। सारे हो जाए फिर तो कमाल हो गया। लेकिन होल्डिंग से आगे कोई किस्म नहीं सर, मोर देन 50% डायरेक्टर, फिर तो होल्डिंग। अगर सारे ही हो, महा होल्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, फिर भी होल्डिंग ही हो। वहां पे कहता है कि ऊपर कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट, क्या कहता है यहां पे देखो कितना बेशर्म, बॉडी कॉर्पोरेट लफ्ज बोले तो फिर कहता है कि आगे कंपनी है। लेकिन ये अजीब सी बात है, कहता है मैं लफ्ज लिख रहा हूं ऊपर कंपनी, लेकिन आप इसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी बीच में रखिए, हालांकि ये मुनासिब नहीं है।
लेकिन बहरहाल उसने कह दिया तो हम मानेंगे। ये होल्डिंग सब्सिडी की जब बात हो रही हो, मान लो कि सीएफई लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनी एक्ट 2017, और ये सामने बैंक है, वो जाहिर बात है बैंक ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड हुआ होगा। तो सीएफई के पास अगर बैंक के मोर देन 50% शेयर हैं तो सीएफई उस कंपनी की क्या होगी? होल्डिंग। लेकिन वो कंपनी कंपनी नहीं बल्कि क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल इस डेफिनेशन के लिहाज से कंपनी में आप बॉडी कॉर्पोरेट भी रखो, याद रखोगे थोड़ी बहुत। और लेयर, अभी मैं आपको समझा रहा था कि कंपनी ए है, ये होल्डिंग है कंपनी बी की, तो ये सब्सिडी हुई, ये होल्डिंग हुई, ये है हमारी लेयर 1। आगे हो सकता है बी की आगे एक और सब्सिडी हो सी, तो मेरे बच्चे तो क्या ए सी की भी होल्डिंग होगी? पक्की बात है। ये ए की जो सब्सिडीज की लेयर 1 है, और ये जो सब्सिडी के आगे सब्सिडीज हो, ये इस मेन होल्डिंग की लेयर 2 कहलाती है। ज्यादा भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है, यहां पे ज्यादा हो सकती है, आगे इसकी सब्सिडीज की आगे मजीद कंपनियां हो सकती हैं। यानी कि डायरेक्टली इसकी जो सब्सिडी है ए की, वो इसकी लेयर 1 कहलाती है, एक से ज्यादा हो सकती है। और जो सब्सिडीज की आगे सब्सिडीज हैं, वो लेयर 2 कहलाती है। और देखो ये है सब्सिडी, ये है सब सब्सिडी। लफ्ज क्या बोलते हैं इसके लिए? सब्सिडी। वो कहता है कि यार कितने का सब सब लगाते हैं, आगे अगर डी हो, ये सब सब सब्सिडी, तो शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। सब सब्सिडी तक तो मामला ठीक है, इसलिए इंडिया में यहां तक रुक जाते हैं, इसे आगे अलाउ नहीं करते होल्डिंग सब्सिडी वाला ताल्लुक। फिलहाल पाकिस्तान में एससीसीपी ये सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखे बैठा हो, हम डिसाइड करेंगे कहां तक एक कंपनी आगे मान लो कि लेयर्स के जरिए होल्डिंग हो सकती है। क्या रखोगे इस बात को थोड़ा बहुत? तो लेयर की समझ आई लफ्ज की? लेयर कहता है लेयर इन रिलेशन टू ए होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी आर सब्सिडीज। यानी कि होल्डिंग कंपनी के आगे सब्सिडी, उससे आगे जो सब्सिडीज, इससे जो ताल्लुक बन रहा है इस तरह का, ये क्या कहलाता है? ये लेयर कहलाता है। जैसा मैंने आपको समझा दिया कि पहली जो डायरेक्टली सब्सिडीज हैं, यानी कि एक बाप है उसकी जो डायरेक्टली औलाद है, वो उसकी लेयर 1 है, और उसकी औलाद की जो औलाद है वो लेयर 2 है। कुदरती तौर पर कहते हैं कि बस इतने तक ही, मोस्टली मोस्टली तो इसी तरह ही होता है ना, उसके बाद पहली लेयर वैसे ही हट जाती है, उसके बाद अल्लाह माफी, वैसे समझा रहा हूँ, कुदरती ऐसा ऐसे ही 2 लेयर तक ही होता है। आज की कोई बातें समझ तो नहीं आई होंगी? लो बेटा, फुल्ली ऑन सब्सिडी कंपनी, नाम से पता चल रहा है जो 100% होल्डिंग की मलकियत हो, ऐसी सब्सिडी कंपनी जो 100% होल्डिंग की मलकियत हो, उसको क्या बोलते हैं? होली ऑन सब्सिडी कंपनी। होली ऑन सब्सिडी कंपनी शैल बी डीम टू बी होली ऑन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी आर द स्टैट्यूटरी बॉडी इफ आल स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का लफ्ज बोल रहा है ना, किसी और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, साधारण अल्फाज में बॉडी कॉर्पोरेट का लफ्ज बोल देता, उसमें स्टैट्यूटरी बॉडी भी आ जानी थी, उसमें कंपनी भी आ जानी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी याद है ना, हमने डिस्कस किया था, ये बैंक वगैरह ये सारे ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। इफ ऑल इट शेयर्स आर ऑन बाय दैट अदर कंपनी आर द स्टैट्यूटरी बॉडी। कहता है कि अगर उसके पास सारे, देखो यहाँ पे डायरेक्टर्स का लफ्ज तो नहीं ना बोला, तो डायरेक्टर्स का खुद ब खुद ऐड नहीं कर देना आप, क्या रखोगे इसको? फिलहाल उसने शेयर्स का लफ्ज रखा है, तो कानून के अंदर हम वो चीज फिलहाल अपने सिलेबस में उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमारे सिलेबस में बताई गई हो, ना कुछ इजाफा करेंगे ना कमी करेंगे। यहां पे उसने कहा कि जब एक कंपनी के पास होल्डिंग के पास सब्सिडी के 100% शेयर्स हो, तो समझो क्या है, देखो यहां पे उसका एक बाजू टूटा हुआ है। कौन सा वाला? डायरेक्टर वाला, सिर्फ शेयर होल्डिंग वाला। तो आपने जबरदस्ती नहीं जोड़ देना सर, देखो बुरा लग रहा है, तो सारे के सारे डायरेक्टर पॉइंट करने की पावर हो, ऐसा यहां पे कहीं नहीं लिखा हो। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स हो, अच्छा यहां पे वोटिंग राइट लिखने की जरूरत नहीं, क्यों बोला? भाई सारे शेयर्स उसके पास है, चाहे वोटिंग राइट वाले हों या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखोगे? तो इसलिए वोटिंग राइट का लफ्ज भी नहीं ऐड करना और ना ही डायरेक्टर वाला ऐड करना है। बस एक ही काफी है कि होली ऑन सब्सिडी कौन सी कंपनी होती है जिसके सारे शेयर्स होल्डिंग के पास 100%। क्या रखोगे इस बात को? बता तो दिया, तू किधर आ गया? लो बेटा, जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देते जाओ। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2017। अच्छा ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना किताबों के अंदर, मेरे बच्चों किताबें, अच्छा हैं, ठीक है मेरे बच्चे, किताबें किताबें रखो, मेरे बच्चों किताबें रखो। ले बेटा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मोस्टली पास पेपर है मेरे बच्चों,
99% ये पास पेपर। कोई एक आधा सवाल होगा जो उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसे दे दिया होगा, अदरवाइज ये मेजोरिटी क्या है, सारे के सारे पास पेपर यहाँ पे फिट किए हुए। तो इसलिए मेरे बच्चों इसको पास पेपर की निगाह से देखना। पास पेपर मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह आपको, कभी छुट्टियां होंगी तो टाइम मिलेगा तो मैं उसको चैप्टर वाइज पहले ही पढ़ूंगा। बस एक आधा चैप्टर बीच में से डिलीट करना है, तो पहले पास पेपर चल रहे थे वही अब चल रहे हैं, तो वो तो नहीं हुआ चेंज। तो इसलिए टॉपिक वाइज हर चैप्टर के जो पुराने से पुराने पास पेपर भी हैं वो आपको इकट्ठे करके एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से पास पेपर सारे के सारे चैप्टर वाइज कर सकते हैं सोल्यूशन के साथ। ले बेटा, लेकिन वैसे मैं बता दूं, आई कैप ने सिर्फ ये किताब दी है, कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं फिलहाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की जितनी भी चीजें होती है वो सारी आई कैप ने इस किताब के अंदर रख दी है। एमसीक्यूज इस किताब में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस किताब के अंदर है, तो यही चीज क्वेश्चन बैंक में होती है। तो याद रखना, सिर्फ आई कैप की ये किताब कर लो, 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। अक्सर पूछते हैं कि सर कुछ और करना है, कहाँ से करना है, कोई जरूरत ही कोई नहीं। आई कैप देखो, आई कैप ने कॉलेज से पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं रखा, आप सेल्फ स्टडी करके आई कैप का पेपर दे सकते हो, ये रखा ना आई कैप ने, पढ़ लो या ना पढ़ो। तो आई कैप ने ये किताब दिया आपको, आई कैप तो यही अज्यूम करेगा कोई भी बच्चा जो मेरे पास पेपर देना है वो मेरी ये किताब पढ़ के देने आया, उसको क्या पता यहाँ पे मार्केट में और किताबें भी हैं। इसलिए 100% पेपर इसी किताब में से आता है, और ये 100% 100% सिलेबस आपका ये किताब कवर करती है, और इतना मटेरियल इसके अंदर है जो आपकी तैयारी करने के लिए काफी है। याद रखोगे इस बात को, बोला था बात है, क्योंकि हमने अपने रूममेट की माननी है, उस्ताद तो बेचारे ऐसे ही करते हैं, इनका क्या है। लो बेटा, करें अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट आर कॉर्पोरेशन। आपने बॉडी कॉर्पोरेट आर बॉडी कॉर्पोरेट आर कॉर्पोरेशन को एक्सप्लेन करना मेरे से, कैसे करोगे? वही डेफिनेशन दोबारा लिखोगे, बॉडी कॉर्पोरेट मींस या इंक्लूड, वहां पे इंक्लूड है या मींस है? इंक्लूड है, अब वही अल्फाज रखिएगा वहां। तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कौन कौन सा बोला? सबसे पहले कंपनी जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड, उसके बाद कंपनी जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रही हूँ, उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब मेरे बच्चे एक और चीज, जब वो एक्सप्लेन बोला ना, उसने एहतियात करना, कोशिश करना, वो जो नीचे दो एक्सेप्शन है ना वो भी लिख लेना, ताकि किसी तरह की कोई कमी रह ही ना जाए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे बच्चे यहां पे लिखते हुए कमी नहीं करनी, ज्यादा लिख दोगे तो फायदा होगा, कम लिखोगे तो नुकसान ही नुकसान। लो बेटा, दिमाग, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नहीं यहाँ पे होती, सी लॉ में कोई कॉमन सेंस नहीं, यहाँ पे सिर्फ कानून है। बी लॉ में इंशाल्लाह कॉमन सेंस भी हुआ करे। कहता है कि सेक्रेटरी हैज रिसेंटली ज्वाइन ABC Limited. She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Company Act 2017. एक कंपनी एक सेक्रेटरी ने किसको ज्वाइन किया? ABC प्राइवेट लिमिटेड। देखो, पूछने की जरूरत नहीं ये कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, नाम से ही पता चल जाएगा प्राइवेट है या पब्लिक है। चैप्टर 2 में सीखेंगे इसको। तो आप कहेंगे वही जादू, ये तादाद कैसे बढ़ सकती है? वो तो प्राइवेट कंपनी में होती है, यहाँ पे कंपनी तो उसने बताई नहीं प्राइवेट है या पब्लिक है। क्या बोला अभी तक ये कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? कहने की जरूरत नहीं उसको, उसने नाम लिखा तो इट्स ओके। कहता है कि सेक्रेटरी ने उसको ज्वाइन किया ABC प्राइवेट लिमिटेड को, और उसने CEO को बताया कि सर हम तो जो नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर की जो लिमिट है प्राइवेट कंपनी में, उसको क्रॉस करके बैठे हूँ, और द डाटा शी शेयर्ड विद द CEO वाज, और उसने ये डाटा शेयर किया CEO के साथ। नहीं ट्रेनिंग हायर हुई होगी ना। उसने कहा कि सर हमारे पास जो कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं, यानी कॉर्पोरेट मेंबर्स से यहाँ पे मुराद क्या है बोला? जो हमारी कंपनी के दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं वो हैं 14 कंपनियां या बॉडी कॉर्पोरेट्स हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है हमारी कंपनी के वो हैं 34। और सर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाय 4 मेंबर्स ज्वाइंटली, तो 4 सर वो भी हैं। तो सर मिला के कितने हो गए? 52। तो वो कहता है कि अब ये तो कहानी बता दी उसने सारी के सारी। अब ये कौन सा सवाल बना है? ये नॉलेज बेस है या एप्लीकेशन बेस है? ये एप्लीकेशन बेस है, ये नॉलेज बेस थोड़ी है। अप्लाई करवा रहा है, कोई सिचुएशन आपको दे दी, और सिचुएशन में अब आप अपना वो जो नॉलेज है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एट द एंड चाहे एप्लीकेशन हो जो मर्जी हो, अप्लाई नॉलेज ही होना है। और अगर नॉलेज ही ना हो तो मेरे बच्चे कैसे एप्लीकेशन करोगे इस चीज की? अब यहाँ पे आपने जितना भी कानून सीखा उस कानून के मुताबिक आपने इस जो ये सेक्रेटरी हैं उनको समझाना है कि वो जो सोच रही हैं एज ए CEO, क्योंकि CEO से बात हो रही है ना, आप CEO हो, अब आप उसको समझाएंगे कि भैया हम कानून की पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे याद है हमने डिस्कस किया था कि जब इस तरह की वो सिनेरियो देगा, अज्यूम कर लो, एक अच्छा आंसर करने के लिए सबसे पहले उसको लॉ की प्रोविजन समझाओ, कानून क्या कहता है, उसके बाद लॉ की उन प्रोविजंस को उस सिचुएशन के साथ लिंक कर दो, और उसके बाद अपना कंक्लूजन दे दो। ऐसे ही था ना जो शुरू के अंदर जिन लोग थे जो उनको याद होगा,
कि सबसे पहले हमने कानून समझाने की कोशिश करनी होती है कि कानून क्या कहता है, उसके बाद हम उस कानून को इस सिचुएशन के साथ लिंक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपना कंक्लूजन दे देंगे। इसलिए हेडिंग देके नहीं करना, वैसे अपने अल्फाजों में। अब जस्ट एग्जांपल, जब ये सिचुएशन आपके सामने है तो सबसे पहले आप उसको कानून बताएंगे। तो कानून बताएं प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स को लेके, तो यहां पे जिसकी जिसकी जरूरत है जिस कानून की, कुछ भी बता दें, बताएं क्या है। हाँ, शुरू से अच्छे तरीके से बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, और जब हम मेंबर्स काउंट कर रहे होंगे उसमें एम्प्लॉय काउंट नहीं करते। एम्प्लॉय का अगरचे यहाँ पे जिक्र दिया, आप एम्प्लॉय का चाहे ना जिक्र करो, लेकिन जिस चीज का जिक्र है वो तो करो। तो जो जॉइंट शेयर होल्डर हैं वो सिंगल काउंट, इसलिए यहां पे जो तादाद है वो 14, 34 और 1 कितनी बनी, 49 बनती है। तो हम इन अकॉर्डेंस विद कंपनी एक्ट 2017 ही कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, या उसके मेंबर्स इन या इसके जो मेंबर्स की लिमिट है वो इन अकॉर्डेंस विद कंपनी एक्ट 2017 ही है, अपने अल्फाजों में। कि कोई खुदा ना खासा ये नहीं कि लीगल वर्डिंग वही उठा के उसको बताओ। याद रखोगे इस बात। तो ये मेरे बच्चे आपके पास कौन सा सवाल आया था, एप्लीकेशन बेस, और एप्लीकेशन की कोई औकात नहीं नॉलेज के बगैर, याद कर लो सब कुछ हो जाएगा। अब किसी एक बंदे को कानून के लिए बताओ यहाँ पे है क्या, क्या समझाएगा उसको एप्लीकेशन में। लो बेटा, कहता कि कागान रेशम लिमिटेड ERL holds 60% shares out of total paid up capital of another public company named Naran Silk Limited, NSL। कितने शेयर हैं इसके इसके पास 60% शेयर्स हैं। कहीं बताया ये वोटिंग राइट वाले हैं या नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या समझे, वोटिंग राइट वाला। इसका मतलब ये जो कागान है ये क्या है, होल्डिंग, और नारायण क्या है, सब्सिडी। हालांकि पहले नारायण आता है ना, नारायण का गान ही बोलते हैं ना, कागान नारायण मैंने कभी सुना ऐसे। इसको नारायण ऊपर रखना चाहिए था, फिर कागान कर बोलता, अच्छी बात थी, लेकिन बस हो सकता है वो परले साइड पे रहता हो, इधर को आ रहा हो, तो उसका तो इसी तरतीब से बनेगा ना। हम इधर से जाते हैं तो पहले नारायण का गान हो सकता है इस तरह का। लेवड़ा कहते हैं कि नारायण फर्दर ऑन्स 14% शेयर्स ऑफ ठंडियानी आइसक्रीम्स लिमिटेड। लेवल हो गया भाई, आइसक्रीम ठंडी होती है वैसे। तो TIL 14% शेयर्स है। क्या TIL सब्सिडी की सब्सिडी बन गई, या नारायण और ठंडियानी के दरमियान कोई सब्सिडी होल्डिंग वाला ताल्लुक है? फिलहाल तो कुछ नहीं है। लो बेटा आगे देखते हैं। कहता है कि नारायण has also entered into an agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of 7 directors। लेकिन इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है कि इसके 7 में से 4 डायरेक्टर वो नारायण अपॉइंट करेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017। तो अब आपने इनका ताल्लुक एक्सप्लेन करना है। हम बताएंगे दोनों आपस में क्या है, होल्डिंग सब्सिडी। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017 अगर किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स या बोर्ड की कंपोजिशन उसके सब्सिडी के कंट्रोल में आ जाए, तो वो जो सब्सिडी की सब्सिडी होगी वो होल्डिंग की भी सब्सिडी होगी। इसलिए KRL और TIL का भी होल्डिंग सब्सिडी वाला ताल्लुक है। सबका ताल्लुक बताना है आप, खाली इन दो का नहीं बताना। इन इसका इसके साथ, क्योंकि ये तो बड़ा वाजे है, लेकिन रौला किसका है, TIL और KRL, और इनका दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, होल्डिंग सब्सिडी वाला। और ये किस कानून के तहत, सब्सिडी की सब्सिडी भी होल्डिंग की सब्सिडी होती है, ऐसे ही ना। चले आखिरी बात आज की। कहता है कि मास्टर्स लिमिटेड हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन बास लिमिटेड इन द लाइट ऑफ कंपनी स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ML एंड मे क्लासिफाई AL एज इट्स सब्सिडी। सादी सी बात है। कहता है कि कब ML कह सकती है AL मेरी सब्सिडी है। ये सादी बात पूछ रहा है वो, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर ML के पास मोर देन 50% शेयर हो या बोर्ड की कंपोजिशन कंट्रोल करता, तो ये मेरे अच्छे इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। परसों टेस्ट होगा आपका, जितना पढ़ लिया होगा कल तक इंशाल्लाह परसों उसका टेस्ट होगा, और ये सब्जेक्टिव होगा।